नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो क्रिया का हमारा काफी कुछ हो चुका है। क्रिया में आज हमें पढ़नी है कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं। महत्वपूर्ण क्रियाओं में है 3 से 4 क्रियाएं हैं, वो पढ़नी। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है क्रिया संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रियाएं कितनी होती हैं, क्रियाएं किससे बनती हैं, उसमें कौन से प्रत्यय लगता है, प्रथम ऋणार्थक क्रियाएं क्या होती हैं, द्वितीय क्या होती हैं। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम प्रयोग व संरचना के आधार पर। प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, क्रिया के भेद। ठीक है, तो प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के जो भेद होते हैं, तो प्रयोग और संरचना के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो होते हैं हमारे 8। ठीक है, देखो हमने पहले पढ़ा था, पहले मैंने बताया था यही पढ़े थे हमने प्रयोग और संरचना के आधार पर। तो इसलिए मैंने बताया था ये जो हमने पहले 5 भेद पढ़े थे, 5 भेद। ठीक है, जिसमें पूर्वकालिक क्रिया थी और नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया और संयुक्त क्रिया, ये जो थी 5, तो ये मैंने बताई थी ये या तो प्रयोग के आधार पर है, खाली या तो प्रयोग के आधार पर है या संरचना के आधार पर, या तो ये प्रयोग के आधार पर होगी या फिर संरचना के आधार पर। और ये जो है हमारी 8 क्रियाएं, ये प्रयोग व संरचना दोनों के आधार पर है। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम आपने पहले जो 5 बताई थी वो भी प्रयोग और संरचना के आधार पर बताई थी, वो बताई थी केवल या तो प्रयोग के आधार पर होंगी या संरचना के आधार पर। ठीक है, तो प्रयोग और संरचना यानी कि प्रयोग हो या संरचना हो, तो इसमें हमने पहले हम 5 क्रियाएं पढ़ चुके हैं। ठीक है, 5 हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी पढ़ी हमने? पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, दूसरी थी प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरी थी नाम धातु क्रिया, चौथी थी कृदंत क्रिया, पांचवी थी संयुक्त क्रिया, ठीक है, तो हमने ये 5 क्रियाएं पढ़ ली हैं और हमने संयुक्त क्रिया के जो 11 भेद थे वो भी पढ़ लिए। ठीक है, तो अब जो है हमारे प्रयोग व संरचना के आधार पर वो है 8, जिनमें हम 5 पढ़ चुके हैं। अब 6ठी पढ़ेंगे, और ये 5 जो हमने पढ़ी थी वो या तो हम कह सकते हैं प्रयोग के आधार पर या फिर संरचना के आधार पर। ठीक है, अब देखते हैं 6ठी, प्रयोग व संरचना के आधार पर वही होंगी 5 जो हमने पहले पढ़ी थी। अब देखते हैं 6ठी, तो 6ठी है हमारी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया को कहते हैं इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सभी ने इंग्लिश पढ़ रखी है, ग्रामर पढ़ रखी है। और इसी प्रकार ये प्रयोग व संरचना के आधार पर 6ठी है सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या होती है, तो इसकी परिभाषा देखते हैं क्या होती है। ये वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की
मुख्य क्रिया की सहायता करती है, सहायता करती है। ठीक है, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। जैसे कि उदाहरण देखो इसमें, पहला उदाहरण, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी मेन क्रिया है वो क्या है? खाना, खाना है। ठीक है, और इसमें जो ये ता लगा हुआ है, ता, इसी को बोलेंगे हम सहायक क्रिया। क्या बोलेंगे? सहायक क्रिया। ठीक है, मतलब जैसे कि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, ता है या चुका है, चुकी है, या फिर रहा था, रही थी, तो ये सब क्या होती है? हमारी हिंदी में सहायक क्रिया होती है। अगला देखो, अगला उदाहरण क्या हो सकता है? वह बाजार, वह बाजार जा चुका था, जा चुका था। ठीक है, वह बाजार जा चुका था, तो इसमें जो हमारी मेन क्रिया आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? जाना, और जो हमारी सहायक क्रिया हो जाएगी वो थी चुका था या चुकना। ठीक है, एक और ले लो, इसमें एक उदाहरण और ले लो, मोहन गांव जा रहा था, जा रहा था। तो इसमें जो मेन क्रिया है वो क्या हो जाएगी? हमारी जो मुख्य है वो हो जाएगी जाना। ठीक है, और जो सहायक क्रिया है वो हो जाएगी रहना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि सहायक क्रिया क्या होती है? आ गई होगी। सहायक क्रिया मतलब कि हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में जो कहते हैं। अब नंबर 7 पे आती है हमारी, नंबर 7 पे आती है अब हमारी सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया, ठीक है, नंबर 7 पे क्या आ गई? हमारी सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है? इसकी परिभाषा लिखिए। जब एक क्रियापद को, जब एक क्रियापद को, एक क्रियापद को पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए एक ही क्रिया की आवश्यकता हो, एक ही क्रिया की आवश्यकता हो, आवश्यकता हो। ठीक है, समझ रहे हो? जब एक क्रियापद मतलब एक वाक्य को पूरा करने के लिए केवल एक क्रियापद की आवश्यकता हो। जैसे कि उदाहरण ले लो इसका, जैसे बबीता गई, बबीता गई, तो इसमें कितने क्रियापद हैं? एक क्रियापद है, यानी कि जाना। गई को जाना बोल सकते हैं। ठीक है, बबीता गई। आगे ले लो, रमेश सोया, सोया को क्या बोल सकते हैं हम? सोना। ठीक है, तो इसमें एक ही क्रियापद है, तो सामान्य क्रिया क्या कहती है हमारी? जब एक ही क्रियापद को पूरा करने के लिए
आवश्यकता पड़े, तो वो क्या होती है हमारी सामान्य क्रिया। ठीक है, आगे देखो नंबर 8, सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया, ठीक है, तो सजातीय क्रिया क्या होती है? ये वो होती है जब एक ही क्रियापद को पूरा करने में एक जैसे मतलब एक जैसी क्रिया लगे, या इसको हम कह सकते हैं जब एक ही क्रियापद को पूरा करने में जब वाक्य में लास्ट में एक समान जैसे क्रियापद मतलब क्रिया लगी हुई हो, या एक जैसी क्रिया हो। सजातीय क्रिया के अंत में एक जैसी क्रिया हो, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। फिर इसकी दूसरी परिभाषा देखो, जब क्रियापद को एक जैसे या एक समान रूप में लिखा जाए, ठीक है, बात एक ही है कि सजातीय क्रिया के या किसी वाक्य के अंत में एक जैसी क्रिया हो, या जब क्रियापद के एक समान रूप में लिखा जाए। उदाहरण देखो इसका, उदाहरण जैसे राम ने मंदिर की चढ़ाई चढ़ी। ठीक है, तो इसके अंत में क्या है? एक जैसी क्रियाएं हैं, है ना, एक ही क्रिया है लेकिन उसके दो रूप हैं अलग अलग, चढ़ाई चढ़ी, लेकिन इसकी जो क्रिया होगी वो तो चढ़ नहीं होगी ना, चढ़ना। ठीक है, और देखो मोहन ने चाल चली, तो इसमें भी लास्ट में एक जैसी क्रिया है, चलना क्रिया से ही बनी है, चलना। ठीक है, ऐसी कोई और वाक्य बताओ, जैसे कि राधा ने लड़ाई लड़ी, तो लड़ाई लड़ी में भी एक जैसी क्रिया हो जाएगी, यानी कि लड़न। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको सजातीय क्रिया क्या होती है। इसमें हमने आठों की आठों पढ़ ली है, 5 पहले पढ़ी थी, 3 अब पढ़ लेंगे। तो प्रयोग व संरचना के आधार पर जो हमारी 8 क्रियाएं थी वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो हमारी अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। लिखो अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं, अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं। अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं, ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण क्रियाओं में जो सबसे पहली है वो है क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया में क्या होता है ये हम डायरेक्ट उदाहरण से समझेंगे, है ना। तो इसमें उदाहरण लिखो, पहला, इसमें पहला पढ़ाई करने से अच्छे चरित्र का निर्माण होता है।
क्रिया पढ़ाई करने से अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। मतलब जब हम किसी कार्य को कर रहे हैं, है ना, क्रियार्थक क्रिया में कहने का मतलब तो यही होगा ना कि हम किसी अच्छे कार्य को कर रहे हैं, चाहे कार्य अच्छा करें या बुरा करें, उसका फर्क तो उसी इंसान पर पड़ेगा जो करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, पढ़ाई करने से अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। हम जितनी पढ़ाई करेंगे उतना अच्छा हमारा चरित्र बनेगा, उतनी अच्छी हम पढ़ाई कर पाएंगे और अपने भविष्य को सुधार पाएंगे। ठीक है, अगला लिखो, दौड़ने स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ठीक है, दौड़ने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो इसी प्रकार की मतलब जो भी अच्छे कार्य हैं वे सब इसमें क्रियार्थक क्रिया में आ जाए। ठीक है, अब अगली देखो, अगली क्रिया आ जाएगी इसमें यौगिक क्रिया। क्या आएगी, यौगिक क्रिया। इसी के साथ हम एक और लिख लेंगे, रूढ़ क्रिया। क्योंकि ये दोनों थोड़ी सेम सी है, बस थोड़ा सा अंतर है, इसीलिए हम दोनों इन दोनों क्रियाओं को एक साथ लेंगे। ठीक है, तो यौगिक क्रिया क्या होती है? यौगिक क्रिया वे होती हैं जिनके अंत में ना प्रत्यय नहीं लगा हो। ठीक है, क्रिया क्या होती थी हमारी कि जिनके अंत में ना प्रत्यय लगा हो उसको ही हम क्रिया कहते थे। ठीक है, ये हमने सबसे शुरू में पढ़ लिया था। जैसे कि ये है चढ़, तो चढ़ क्या था, इसमें हमारा मूल धातु थी। क्या थी ये, मूल धातु। चढ़ हमारी मूल धातु थी, प्लस हमने इसमें ना प्रत्यय जोड़ा था। ना क्या था हमारा, प्रत्यय। तब इन दोनों को मिलाकर बना था हमारा चढ़ना, और यही थी हमारी मूल क्रिया। ठीक है, तो मूल क्रिया क्या थी हमारी, ना प्रत्यय जोड़ने से जिस भी क्रिया का निर्माण हो रहा था वो थी हमारी मूल क्रिया। ठीक है, तो यौगिक क्रिया में क्या होता है, लिखो, इनमें या इसमें क्रिया में, नहीं ऐसे लिखो, जिन क्रिया में अंत में ना प्रत्यय न लगा हो। ठीक है, और रूढ़ क्रिया क्या होती है, जिनके अंत में ना प्रत्यय लगा हो। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। यौगिक क्रिया क्या होती है हमारी, जिनके अंत में ना प्रत्यय नहीं लगा हो, और रूढ़ क्रिया क्या होती है, जिनके अंत में ना प्रत्यय लगा हो। जैसे कि इसका उदाहरण ले लो, चढ़ाना। तो इसमें क्या क्या है, देखो, मूल धातु आ गई इसमें, चढ़। मूल धातु क्या है हमारी, चढ़, प्लस इसमें आना प्रत्यय है, चढ़ाना। क्या है, चढ़ाना। ठीक है, ना प्रत्यय तो नहीं है ना, मतलब ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य कोई भी प्रत्यय लग जाए तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ना प्रत्यय नहीं होना चाहिए, तब ये यौगिक क्रिया मानी जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा, चढ़ प्लस आना प्रत्यय है इसमें। ठीक है, आगे कोई और उदाहरण ले लो, जैसे लिखवाना। तो इसमें क्या है,
आना प्रत्यय और बाना प्रत्यय। आना प्रत्यय था हमारा प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाओं में और बाना प्रत्यय था हमारा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं में। तो इसकी एक परिभाषा और निकल के आती है कि यौगिक क्रियाएं वे होती हैं जिनमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया आए। ठीक है, अब बात करते हैं रूढ़ क्रिया की। तो जिनके अंत में ना प्रत्यय लगा हो, जैसे चढ़ना, लिखना, गाना, सोना आदि। और रूढ़ क्रिया को हम ये भी कह सकते हैं कि जिसमें मूल क्रिया आती है, मूल धातु प्लस ना प्रत्यय जुड़कर आता है, वे होती है हमारी रूढ़ क्रिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा कि यौगिक क्रियाएं क्या होती हैं और रूढ़ क्रियाएं क्या होती हैं। विधि क्रिया, विधि क्रिया क्या होती है हमारी, जिसमें आज्ञा का पता चले, जिसमें आज्ञा का पता चले। उदाहरण देखो इसका, जैसे तुम चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है, तो इसमें आज्ञा का पता चल रहा है, मतलब आपको कोई ना कोई तो बोल रहा है कि आप चुपचाप बैठ जाओ। अगला, यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ। ठीक है, इसमें भी आज्ञा का पता चल रहा है, मतलब कोई बोल रहा है आपसे कि यहां से चले जाओ। अब अगली क्रिया देखते हैं। इससे अगली क्रिया आती है हमारी अनुकरणात्मक क्रिया या अनुकरणात्मक क्रिया। इसमें शब्दों का अनुकरण होता है, इसमें शब्दों का अनुकरण होता है। अनुकरण समझते हो क्या होता है? अनुकरण होता है, अनुकरण कहने का मतलब ये है कि पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति। जैसे हम कोई एक शब्द बोलते हैं, जैसे कि बोल दिया हमने भिन्न, भिन्न, तो भिन्न का पुनरावृत्ति कैसे होगी? भिन्न भिन्नाना, है ना। या फिर कोई और शब्द ले लो, जैसे थप थपाना, है ना, चहक चहकना, है ना। या फिर और भी शब्द होते हैं जैसे कि टिम टिमाना, है ना। तो इसी में यही शब्द आते हैं। उदाहरण में लिखो इसके, टिम टिमाना, टिम टिमाना, भिन्न भिनाना, भिन्न भिनाना। और क्या हो जाएगा इसमें? थप थपाना, थप थपाना। और क्या हो जाएगा इसमें? चह चहाना, चह चहाना। और क्या शब्द आ जाएंगे? टन टनाना, टन टनाना आदि। ठीक है, तो अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें शब्दों का अनुकरण होता है, अनुकरण यानी कि पुनरावृत्ति। तो देखो ये शब्द टिम टिमाना, टिम टिमाना,
टनकाना, टन टनाना और इस जैसे और भी शब्द हो सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि हमारी अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है। जैसे कि हमने यौगिक क्रिया और रूढ़ क्रिया पढ़ी थी, इसी प्रकार से एक है समापिका क्रिया, समापिका समापिका क्रिया, और दूसरी है असमापिका क्रिया, असमापिका क्रिया। ठीक है, नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि समापिका क्रिया में क्या होता है कि क्रिया के या सिर्फ वाक्य के अंत में क्रिया आती है। लिखिए, सिर्फ वाक्य के अंत में क्रिया आती है, क्रिया आती है। ठीक है, और असमापिका क्रिया में जस्ट इसका ही उल्टा हो जाएगा। ये क्या होती है कि इसमें वाक्य के अंत में ही नहीं बल्कि बीच में भी क्रिया आ जाती है। इसमें वाक्य के अंत में ही नहीं बल्कि बीच में भी क्रिया आ जाती है, क्रिया आ जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि समापिका क्रिया क्या होती है हमारी, सिर्फ वाक्य के अंत में क्रिया आती है। इसका उदाहरण देख लो। पहला, बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, केवल वाक्य के अंत में क्रिया आई है। देखो, बीच में कोई क्रिया दिख रही है? नहीं है ना। बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, पढ़ते यानी पढ़ना क्रिया है, इसमें वाक्य के अंत में आई है, अकेली क्रिया है। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या हो जाएगा हमारा, मधुमती नृत्य करती है। मधुमती नृत्य करती है, तो इसमें भी क्या है, नृत्य यानी करना, केवल लास्ट में आया है एक क्रिया। और असमापिका क्रिया में क्या होता है, इसमें वाक्य के अंत में ही नहीं बल्कि बीच में भी क्रिया आती है। ठीक है, अब सामने लिखिए, सामने बहता हुआ कमल, सामने बहता हुआ कमल बहुत ही अच्छा लग रहा है, कि सामने बहता हुआ कमल बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसमें देखो, बहता हुआ तो बहना एक क्रिया हो गई, बहना। ठीक है, और बीच में आ गई है और लास्ट में है लगना। क्या है, लगना। तो इसमें बीच में भी क्रिया आई है हमारी। ठीक है, या फिर एक वाक्य और लिख लो,
अध्यापक से मिलकर आया हूँ। मिलकर आया हूँ। ये नहीं आया, मिलकर से कट गई, ऊपर वाला मिटा दो फिर नीचे लिख दो इसे। तो दूसरा उदाहरण लिख लेंगे हम यहाँ। अभी अध्यापक से मिलकर लौटा हूँ। मिलकर लौटा हूँ। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं अध्यापक से मिलकर अभी लौटा हूँ। अभी लौटा हूँ। तो देखो इसमें भी बीच में क्रिया आई है। एक तो ये हो गई मिलना, है ना, और दूसरी हो गई हमारी लौटना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्रिया समाप्त हो जाती है। हमने क्रिया में क्या पढ़ लिया था? क्रिया पढ़ ली थी कि क्रिया क्या होती है। क्रिया वे होती है जिनके अंत में ना प्रत्यय लगा हो, उसको हम क्रिया कहते हैं। हमने क्रिया के भेद पढ़े थे। प्रथम प्रणार्थक क्रिया पढ़ी थी, द्वितीय पढ़ी थी, प्रयोग या संरचना के आधार पर पढ़ी थी 5 क्रियाएं, और अब पढ़ी थी हमने प्रयोग और संरचना के आधार पर 8 क्रियाएं। ठीक है, उनके बाद में पढ़ी हमने अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं। अन्य महत्वपूर्ण क्रिया में सबसे लास्ट में यही आती है हमारी। तो अब हमारे क्रिया का पाठ खत्म होता है। ठीक है, आपको इसमें जो भी समझ में नहीं आया है, आप हर वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपका जो भी डाउट है कि मुझे ये समझ में नहीं आया, या फिर कहीं भी और डाउट। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे या मेरा पढ़ाना आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को